नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में शिवहर सीट की चर्चा खूब होती रही है। शिवहर में चुनाव तो हो चुका है। 25 मई को छठे चरण का चुनाव की समाप्ति हो चुकी है और अब 7वें चरण का चुनाव बचा है, जो कि 1 जून को होना है और 4 जून को इसके परिणाम भी सामने आ जाएंगे। तो शिवहर में हमने देखा है कि किस तरीके से ऋतु जायसवाल जो है लगातार जोर शोर से जनसंपर्क अभियान चलाती रही। लगातार जो है तेजस्वी यादव 5 दिनों तक शिवहर पहुंचे और ऋतु जायसवाल के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। उन्हें ईमानदार जो है प्रत्याशी भी बताया और साथ ही साथ उनके पति के बारे में भी चर्चा की कि वो भी मुफ्त में पटना में यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, यानी मुफ्त में पढ़ाते हैं ताकि वो आईएएस और आईपीएस बन सके। तो फिलहाल ऋतु जायसवाल जो है अब पाटलिपुत्र सीट पर चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं और पटना में आकर के पाटलिपुत्रा सीट पर यानी लालू यादव की बेटी मीसा भारती हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। उनके लिए वैश्य समाज के साथ बैठक करती हुई भी दिखाई दी। तो आपको बता दें कि ऋतु जायसवाल का जो सफ़र है वो काफ़ी संघर्षों भरा रहा है। 2016 में वो मुखिया बनी थी। मुखिया के बाद 2020 में विधायक के लिए भी चुनाव लड़ा और उसके बाद 2024 में अभी सांसद के लिए वो चुनाव लड़ रही हैं। राजद के साथ जुड़ी हैं। पहले वो जदयू में थी लेकिन टिकट नहीं मिला था 2020 में, तो राजद का साथ देने आ गई और राजद के टिकट पर परिहार विधानसभा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का मुंह देखना पड़ गया था, लेकिन ऋतु जायसवाल हार मानने वालों में से नहीं है। उनका सफ़र जो है संघर्षों भरा रहा है। तो आज हम उनकी एक कहानी सुनाएंगे कि साल 2016 में कैसे वो मुखिया बनी और सम्मानित किया गया और कैसे वो यहाँ तक पहुँची और सांसद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। तो साल 2016 का वक्त था। सिंहवाहिनी पंचायत से मुखिया पद के लिए ऋतु चुनाव लड़ी। इस चुनाव में वो जीत गई। इसके बाद वो लगातार यहाँ के विकास को लेकर काम कर रही हैं। ऋतु कहती हैं कि मैं पूरे राज्य के लिए तो बहुत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिन्होंने मुझे मुखिया बनाया है उनकी अच्छी जिंदगी और इस त्रासदी से उबरने के लिए उनके साथ तो हाथ बटा ही सकती हूँ। कई सालों से भारी बारिश के चलते बिहार के लोगों को बाढ़ जैसी आपदा से गुजरना पड़ रहा है। इस त्रासदी में लाखों लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। साल 2017 बिहार के सीतामढ़ी जिले की मुखिया ऋतु जायसवाल अपने स्तर पर गांव वालों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करती थी। उनकी हिम्मत और जज्बे की दाद देनी पड़ेगी। बाढ़ के बाद पीड़ितों को सुविधा मुहैया कराने को लेकर एक तरफ जहां सभी राजनीतिक दल सिर्फ बयानबाजी कर रहे थे, वहीं सिंहवाहिनी पंचायत की महिला मुखिया इस पंचायत के लोगों की जिंदगी को एक बार फिर से पटरी पर लाने की जद्दोजहद में जुटी थी। सीतामढ़ी में आए बाढ़ से सिंहवाहिनी पंचायत भी बच नहीं सका था। इस बाढ़ से लोग अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रहे थे। कोई उनकी हाल खबर लेने वाला नहीं था। सीतामढ़ी जिले के सिंहवाहिनी पंचायत में अधवारा और मरहा नदी में आए उफान से जब यहाँ के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, तब यहाँ के लोगों के लिए किसी मसीहा की तरह अपनों के बीच से चुनी गई मुखिया ऋतु जायसवाल सामने आई। ऋतु बिहार की एक सशक्त महिला राजनेता के तौर पर उभर रही थी। उन्होंने अपनी कार्यशैली से पूरे गांव को खुशहाल बनाने की पूरी कोशिश की। बाढ़ का कहर थमने के बाद सिंहवाहिनी पंचायत के लोग अपने घरों को लौट रहे थे, लेकिन जिंदगी जीने की जद्दोजहद बाकी थी। इन बाढ़ पीड़ितों के सामने ये सवाल था कि इन्हें अपने घर की रोटी कब नसीब होगी। बाढ़ ने इन लोगों के आसियाने ही नहीं छीने, बल्कि घर का तिनका तिनका भी बहा ले गए थे। तब मुखिया ऋतु जायसवाल कहती हैं, विनाशकारी बाढ़ हम सिंहवाहिनी पंचायत के लोगों के जीवन में दुख, पीड़ा, हताशा छोड़ गई है। हम लोग पिछले 1 साल में काफ़ी तेज़ी से बढ़े थे। यहाँ पक्की सड़कें आ गई थी, बिजली से बल्ब जलने लगे थे, लेकिन शायद प्रकृति को ये मंजूर नहीं था। ऋतु ने बताया कि बाढ़ किसी भी क्षेत्र के लिए एक त्रासदी है। बाढ़ के बाद किसी के पास कुछ नहीं बचता है। कई बाढ़ पीड़ितों के पास अनाज को खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। अधवारा और मरहा नदी में आई बाढ़ ने स्थिति को पहले से भी बदस्तर कर दिया था। हालांकि ऋतु ने हिम्मत नहीं हारी। वे आम लोगों से लेकर सरकार
और जनप्रतिनिधियों से लगातार मदद की गुहार लगा रही थी। उन्होंने बताया कि 16,000 की आबादी वाली इस पंचायत में 50 घर तो पूरी तरह बह गए और 100 घरों को आंशिक क्षति पहुंची है। पंचायत की बड़ी सिंहवाहिनी, करहरवा और खुटहा गांव की स्थिति एकदम भयावह है। ऋतु ने बताया कि बाढ़ किसी भी क्षेत्र के लिए एक त्रासदी है। बाढ़ के बाद किसी के पास कुछ नहीं बचता है। कई बाढ़ पीड़ितों के पास अनाज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये मेरा दायित्व ही नहीं, कर्तव्य भी है कि इन्हें जीने के लिए सुविधा और खाने को अनाज मुहैया हो सके। वो कहती हैं, मैं पूरे राज्य के लिए तो बहुत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिन्होंने मुझे मुखिया बनाया है उनकी अच्छी जिंदगी और इस त्रासदी से उबारने के लिए उनके साथ तो हाथ बटा ही सकती हूँ। ऋतु ने कहा था कि बाढ़ में हमारे नवनिर्मित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क का जो बुरा हाल हुआ उसे कम से कम आने जाने लायक बनाने के लिए हम लोगों ने 5 से 6 दिन पहले से ही काम शुरू करवा दिया। भगवानपुर गांव को बड़ी सिंहवाहिनी से जोड़ने वाले पुल के जगह तत्काल बांस का पुल भी बनाकर तैयार है। सड़क के ठेकेदार श्याम जी और उनकी टीम को धन्यवाद जो आपने हमारे अनुरोध पर अपने मशीन से तुरंत ही कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि बाढ़ के बाद तुरंत आती है बीमारी, जिससे निपटने के लिए हम लोग तैयार थे। मेडिकल विभाग से पहले ही मेडिकल कैंप के लिए बात कर रखी थी और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सोनबरसा प्राथमिक उपचार केंद्र से आई टीम हमारे पंचायत के अलग अलग गाँव में एक दिन का मेडिकल कैंप लगा रही है, जिसमें पटना से भी डॉक्टर आए हैं। सैकड़ों लोगों का उद्धार हमारी सक्रिय चिकित्सकों ने किया, जिसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। उस वक्त ऋतु जायसवाल के पति IAS अलाइड अधिकारी थे और उसके बाद दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग में तैनात रहे। ऋतु के मुखिया बनने की कहानी रोचक है। अपनी अच्छी खासी आरामदायक जिंदगी छोड़कर ऋतु ने इस पंचायत के विकास की जिम्मेदारी उठाई थी। ऋतु जायसवाल ने बताया है कि 1996 में उनकी शादी 1995 बैच के IAS अलाइड अरुण कुमार से हुई थी। उन्होंने बताया, शादी के 15 साल तक जहां पति की पोस्टिंग होती थी मैं उनके साथ रहती थी। एक बार मैंने पति से कहा कि शादी के इतने साल हो गए हैं, आज तक ससुराल नहीं गई हूं, एक बार चलना चाहिए। मेरी बात सुन घर से सभी लोग नरकटिया गांव जाने को तैयार हो गए। गांव पहुंचने से कुछ दूर पहले ही कार कीचड़ में फंस गई। इसके बाद किसी तरह ससुराल पहुंचे। ऋतु को साल 2017 का उच्च शिक्षित आदर्श युवा सरपंच मुखिया पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इधर ऋतु के इन कार्यों से ग्रामीण भी खुश थे। इसके बाद ही ऋतु ने इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने की ठान ली थी। ऋतु ने बताया कि इसके बाद से वो यहीं रहने लगी। सबसे पहले उन्होंने गाँव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। 2015 में नरकटिया गांव की 12 लड़कियों ने पहली बार मैट्रिक की परीक्षा पास की। 2016 में सिंहवाहिनी पंचायत से मुखिया पद के लिए ऋतु चुनाव लड़ी। इस चुनाव में वो जीत गई। इसके बाद वो लगातार यहां के विकास को लेकर काम कर रही थी। इस बाढ़ में जहां अधिकारी नहीं पहुंचे वहां ऋतु नाव पर खुद गई। ऋतु को साल 2017 का उच्च शिक्षित आदर्श युवा सरपंच मुखिया पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इधर ऋतु के इन कार्यों से ग्रामीण भी खुश थे। सिंहवाहिनी के ही रहने वाले महेश्वर कहते हैं कि देश के किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए ऋतु आदर्श हैं। बाढ़ प्रभावित इस इलाके में लोगों की मदद करने के लिए आगे आने वाली ऋतु बताती हैं कि कई लोगों ने उनकी मदद की। ऐसे ईश्वर रूपी लोग जो कभी हमसे मिले भी नहीं थे, वो लोग भी मदद को आगे आ रहे हैं। कोलकाता से गौतम सराफ जी का फोन आया। आवाज़ से एकदम युवा लगे पर मुझे बेटी बोल रहे थे। पता चला बाद में उनकी उम्र 70 पार है। उन्होंने तुरंत ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने साथियों से संपर्क करके पीड़ितों के लिए त्रिपाल, खाद्य सामग्रियां, कपड़े की व्यवस्था कराई और फिर सीतामढ़ी से ओम प्रकाश जी, राजा गुप्ता जी, कैलाश जी और अन्य सहयोगी इस कठिन परिस्थिति में भी हम तक सब सामान लेकर आए। इंसान युवा होता है तो जुनून से, न कि उम्र से। सबसे अच्छी बात है कि आज पूरे इलाके में सिंहवाहिनी क्षेत्र को ऋतु के नाम और काम की वजह से जाना जाता है और जाना जाता रहेगा भी। और अब जो है वो शिवहर की लड़ाई लड़ रही थी। 25 मई को मतदान हो गया है। उनके सामने लवली आनंद खड़ी हैं, जिनके बारे में कहा गया कि एक IAS की पत्नी है तो एक IAS के हत्यारे की पत्नी है जो चुनाव में लड़ रही हैं, यानी लवली आनंद। तो लवली आनंद ने एक बार कहा था कि लवली आनंद बनना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऋतु जायसवाल बनना भी बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।